हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने सेल वाले चैप्टर का पार्ट 2। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर सेल वॉल से। तो ये जो सेल वॉल होती है, इट इज़ अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। इट इज़ अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। इसके बाद क्या किया ना, एल्गी की सेल वॉल की बात आती है और प्लांट की सेल वॉल की बात आती है। तो जो एल्गी की सेल वॉल होती है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, मैनोज एंड CaCO3। जबकि प्लांट की जो सेल वॉल होती है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। ठीक है। अच्छा, अब बताती है अपने प्लाज्मोडेस्माटा की। तो जो प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं, दे कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। अब बात आती है अपने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। तो देखिए, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में केवल और केवल उसे ही इंक्लूड किया जाता है जिन, या फिर हम बोल सकते हैं उन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स को इंक्लूड किया जाता है जिनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं। जैसे कि ओनली एंड ओनली जैसे कि ओनली एंड ओनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम एंड क्लोरोप्लास्ट are not included in endomembrane system as their functions are not coordinated। ठीक है ना, क्योंकि ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, इन सबको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड किया जाता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, अपना पेरोक्सिसोम और तो और अपना क्लोरोप्लास्ट, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और अपना सबसे पहले शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इट इज़ अ टिनी टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर विच इज स्प्रेड इनटू द साइटोप्लाज्म। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इट डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म, या फिर हम बोल सकते हैं इट डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म इनटू टू रीजन्स। एक होता है ल्यूमिनल रीजन और एक होता है अपना एक्स्ट्रा ल्यूमिनल रीजन। ठीक है। अच्छा, तो बोलेंगे इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ द टिनी टिब्यूल्स एंड इट डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म इनटू टू रीजन्स, जिसमें से पहला होता है, एक होता है ल्यूमिनल रीजन और एक होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल रीजन। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अनदर वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इट इज इन्वॉल्व ओनली इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रिएशन। देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक को रफ क्यों कहा जाता है और स्मूथ को स्मूथ क्यों कहा जाता है, बात सुनो। राइबोसोम्स जिस पर प्रेजेंट होते हैं वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम्स का मेन रोल होता है, या फिर राइबोसोम्स का मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मतलब कि जो RER होता है, इट इज इन्वॉल्व इन ओनली एंड ओनली प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रिएशन। ठीक है ना। अच्छा, अब बात बची किसकी है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। देखो आप, इसका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रिएशन। क्या है ना, इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम बस यही होता है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रिएशन। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसका मेन काम होता है लिपिड सिंथेसिस। इसका मेन काम होता है लिपिड सिंथेसिस, और ह्यूमन की बॉडी के अंदर स्टीरॉयडल हार्मोन्स का जो सिंथेसिस होता है, वो भी ओनली एंड ओनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही होता है। ठीक है ना, इतनी सी बात में कोई भी दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अपनी जो आती है कौन, गोल्जी बॉडी। देखो, गोल्जी बॉडी इट इज़ अ डार्क स्टेन्ड, ध्यान से सुनना, गोल्जी बॉडी इज अ डार्क स्टेन्ड रेटिकुलम लाइक स्ट्रक्चर। इट इज़ अ डार्क स्टेन्ड रेटिकुलम लाइक स्ट्रक्चर, और इसकी डिस्कवरी की थी कैमिलियो गोल्गी ने। वो भी कब, डेट याद रखनी है आपको, ओनली एंड ओनली 1898 में। इट इज़ अ डार्क स्टेन्ड रेटिकुलम लाइक स्ट्रक्चर। अब बताती है कि आखिरकार इसका डायमीटर कितना होता है। तो इसका डायमीटर होता है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। अब ये जो गोल्जी बॉडी होती है, इसके बेसिकली टू फेसेस होते हैं। मतलब कैसे, एक होता है सिस फेस और एक होता है अपना कौन सा, ट्रांस फेस। अब ये जो सिस फेस होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉन्वेक्स फेस। सिस फेस को हम कॉन्वेक्स फेस के नाम से भी जानते हैं। या इसके दो फेसेस होते हैं, एक होता है अपना सिस फेस और एक होता है अपना ट्रांस फेस। अब ये जो सिस फेस होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉन्वेक्स फेस एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फॉर्मिंग फेस। इट इज़ टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इट इज़ टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। और दूसरा होता है अपना ट्रांस फेस, इट इज़ कॉनकेव फेस, इट इज़ मैच्योरिंग फेस एंड इट इज़ टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इतनी सी बात में आगे समझ में आ गई। अब ये जो गोल्जी बॉडी होती है, देखो गोल्जी बॉडी का मेन काम है पैकेजिंग का। गोल्जी बॉडी का भाई ऐसे समझो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई अपनी फैक्ट्री।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई अपनी फैक्ट्री जहाँ पर मटेरियल बन रहा है, और गोल्जी बॉडी वो जगह हो गई जहाँ पर इन सब चीज़ों की पैकिंग हो रही है। तो इसका मतलब इट रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो गोल्जी बॉडी होती है इससे इससे ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स का सिंथेसिस होता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द गोल्जी बॉडी। हम शुरू करते हैं अपने लाइसोसोम से। तो ये जो लाइसोसोम्स होते हैं, दीज आर द वेसिक्यूलर लाइक स्ट्रक्चर्स। व्हाट आर दीज आर द देखो जो गोल्जी बॉडी होती है एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, इसके 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होते हैं सिस्टर्नी, एक होते हैं वेसिकल्स और एक होते हैं टिब्यूल्स। तो ये जो लाइसोसोम्स होते हैं, दीज आर द वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द गोल्जी बॉडी। देखो लाइसोसोम जो होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में यदि कुछ भी है तो उसका डिस्ट्रक्शन करने का काम किसका है? लाइसोसोम का है। ठीक है ना, हमारी सेल के अंदर यदि कुछ भी है तो उसका डिस्ट्रक्शन करने का काम किसका है? लाइसोसोम का है। और कई बार क्या होता है कि लाइसोसोम को खाना नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ये अपनी सेल को ही खा जाता है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द बॉडी। ये वाली बात एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अब पता होनी चाहिए समझने के लिए। ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब कि लाइसोसोम जो होता है इसके अंदर कुछ ना कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जो कि एसिडिक पीएच पर वर्क करते हैं, तभी तो ये कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को, लिपिड्स को बड़ी ही ईजिली ब्रेक कर देते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है लाइसोसोम में? दीज आर द वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द गोल्जी बॉडी। अलोंग विद इट दे आर रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स विच वर्क्स एट एन एसिडिक पीएच। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड को, न्यूक्लिक एसिड को सबको ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। ठीक है ना, इतनी सी बात में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब अपना शुरू करते हैं भैया वैक्यूल से। अब जो वैक्यूल्स होते हैं दे कवर्स मोर देन 90% एरिया ऑफ द कंप्लीट प्लांट सेल। अभी जो वैक्यूल्स होते हैं कवर्स मोर देन 90% ऑफ एरिया ऑफ द एनिमल सेल नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ प्लांट सेल। अब इसका मतलब कि प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में तो नहीं हो सकता, वो होता है आपके नियर द बेस। ठीक है। अच्छा, अब ये जो वैक्यूल होता है इट इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनील इन द प्लांट सेल एंड सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनील इन द एनिमल सेल आफ्टर द न्यूक्लियस। समझ गए? अच्छा, तो हेंस इट इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनील इन द प्लांट सेल एंड सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनील इन द एनिमल सेल। ठीक है, इतनी सी बात में कोई भी दिक्कत नहीं। अब ये जो वैक्यूल होता है इसकी एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम कहते हैं क्या सर? टोनोप्लास्ट। अब ये जो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन की वजह से जो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है इट इज़ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इट इज़ नॉट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इट इज़ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से जो सेल का साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर लो कंसंट्रेशन हो जाएगी, और जो वैक्यूल का साइटोप्लाज्म होगा जिसको हम टोनोप्लाज्म कहते हैं उसके अंदर कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसकी वजह से कैसा मूवमेंट हो रहा है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सब मेम्ब्रेन होती है इसकी टोनोप्लास्ट, ड्यू टू विच सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म में लो कंसंट्रेशन हो जाएगी और जो वैक्यूल होते हैं उनके अंदर हायर कंसंट्रेशन हो जाती है। हमारे पास 2 तरह के वैक्यूल्स दे रखे हैं, एक होते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और एक होते हैं अपने सर फूड वैक्यूल। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द अमीबा, और बचे हुए अपने सर फूड वैक्यूल्स ये होते हैं सर अपने प्रोटिस्टा में। ठीक है भैया, कोई भी दिक्कत इतनी सी बात में नहीं है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट में अपना शुरू करते हैं क्या सर? माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सबसे पहली बात तो क्या, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एटीपी हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एटीपी हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यही एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और इसी के अंदर एटीपी का सिंथेसिस और ब्रेकडाउन होता है। इतनी सी बात समझ लो। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसकी सबसे पहले डायमीटर और लेंथ देखो, तो सर इसका डायमीटर होता है 0.22 1 माइक्रोमीटर,
और इसकी लेंथ होती है 124.1 माइक्रोमीटर। इतनी सी बात में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं है। अच्छा देखो नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ तो मैंने आपसे बोला कि इसकी जो भाई ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, जिसकी वजह से इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इट इज़ कंटिन्यूस। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इट इज़ कंटिन्यूस, लेकिन इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है इट इज़ डिसकंटिन्यूस और उस पर इनर फोल्डिंग्स पाई जाती हैं। दीज फोल्डिंग्स आर नोन एज द क्रिस्टा। These foldings are known as the crista। क्या कहते हैं इन फोल्डिंग्स को? क्रिस्टा। ये इस तरह की फोल्डिंग्स होती हैं, इस तरह की, इस तरह की, समझ रहे हैं? हाँ। अब ये जो फोल्डिंग्स होती हैं भाई, कोई भी जगह है उसमें अगर हम इस तरह से भाई, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से फोल्ड कर करके उस चीज़ को रखें तो वो क्या करेगी? सरफेस एरिया को नहीं बढ़ाएगी भाई, इतनी सी जगह। और या तो उसमें सीधा रख दें भाई, अब मान करके चलो कि कोई भी जगह इतनी सी है, अब उसमें हम सीधा रख दें। अच्छा तो इतना भाई, कोई भी इतना है जो जैसे कि इतना ही आएगा, और अगर हम इसको इतने को ही इतना घुमा करके रखें तो इतना एरिया कवर नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कि इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। बात आ गई समझ में? आ गई समझ में। नेक्स्ट क्या बात है? नेक्स्ट बात ये है कि दोनों की दोनों जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, उनके खुद के स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, ऐसा नहीं किसी के चुरे चुराए हैं। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है डिसकंटिन्यूस, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसकंटिन्यूस, और उस पर इंटरनल फोल्डिंग्स होती हैं कॉल्ड द क्रिस्टे या फिर क्रिस्टा। और ये क्या करती हैं? दे इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये दोनों की दोनों जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, बोथ ऑफ देम हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स। देखो आपने एक हमेशा वर्ड सुना होगा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, दे आर द सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेमी ऑटोनोमस? सेमी ऑटोनोमस का मतलब होता है जिस सेल ऑर्गेनेल के पास अपना खुद का डीएनए हो और वो अपनी खुद ही कॉपीज बना सके, दैट सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज द सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। अब एक डिफरेंस डीएनए में जो आपको समझना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए, और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है अपना, इसके अंदर होता है डबल सर्कुलर डीएनए। ठीक है। अच्छा तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इट हैज़ सिंगल सर्कुलर डीएनए। सबसे पहली बात तो ये समझ लो, इट हैज़ सिंगल सर्कुलर डीएनए, और राइबोसोम तो वही अपना 70s टाइप का होगा ही होगा। ठीक है ना। अच्छा अब इसके अंदर बेसिकली जो डिवीज़न होता है वो किससे होता है? इसका बेसिकली डिवीज़न होता है अपना सर फिजन से। फ्यूज़न नहीं बोल रहा, बडिंग नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ फिजन से। ठीक है, इतनी सी बात में कोई भी दिक्कत नहीं। देखो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं दीज आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, दीज आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज द एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। अब एक पॉइंट जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, एक पहला कभी पूछा जा चुका है ये वाला पॉइंट, कि दे कैन ऑल्सो बी स्टेन्ड बाय द जेनस ग्रीन, दे कैन ऑल्सो बी स्टेन्ड बाय द जेनस ग्रीन। तो अब शुरू करते हैं अपना भैया प्लास्टिड से। अब ये जो प्लास्टिड्स होते हैं वो प्लांट्स में तो पाए जाते हैं। देखो जब भी मैंने आपको यूग्लिनोइड्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इनके अंदर ये जो पिगमेंट्स होते हैं दे आर जस्ट सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स। भाई सबसे हमने तीन किस किस में, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स, तीनों में हमने कंपेयर करके पढ़ा था। तो मैंने आपको एक बात बताई थी जब भी हम पिगमेंट्स देख रहे थे कि जैसे कि यूग्लिनोइड्स जो होते हैं दे हैव द पिगमेंट सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स। तो इसका मतलब कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वे प्लांट्स में तो पाए जाएंगे। along with it they are also found in along with it they are also found in the euglenoids। सबसे पहली बात तो ये समझ लो। अब ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ये काफ़ी बड़े होते हैं, दे आर इजीली ऑब्जर्वेबल। ठीक है, इसी बात में कोई भी दिक्कत नहीं। अब जो प्लास्टिड्स होते हैं दे हैव द सम पिगमेंट्स जो कि डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड कराते हैं। अब बेसिकली हमारे पास क्या है, तीन तरह के प्लास्टिड्स दे रखे हैं। एक होते हैं अपने क्लोरोप्लास्ट, एक होते हैं अपने क्रोमोप्लास्ट, और एक होते हैं सर अपने ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है ना। अच्छा तो अभी जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना दे आर ग्रीन इन कलर। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, बात खत्म। क्लोरोफिल ए पिगमेंट इनके अंदर पाया जाता है, बात खत्म। ठीक है, तो पहले इसको देखो ना,
क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्लोरोफिल बियरिंग होता है, ग्रीन कलर का होता है, बात खत्म। नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसके अंदर फैट सॉल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट को येलो, ऑरेंज, रेड कलर्स प्रोवाइड कराता है। ये हो गया अपना क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद देन क्रोमोप्लास्ट। अब नेक्स्ट अपना आता है सर ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट अपना क्या आता है, नेक्स्ट अपना आता है सर ल्यूकोप्लास्ट। देखो अभी जो ल्यूकोप्लास्ट होता है इट इज़ कलरलेस प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इट इज़ कलरलेस प्लास्टिड। अब ये जो होता है ल्यूकोप्लास्ट इट इज़ ऑल्सो ऑफ थ्री टाइप्स, इट इज़ ऑल्सो ऑफ थ्री टाइप्स। एक होता है अमाइलोप्लास्ट, एक होता है इलायोप्लास्ट और एक होता है आपका एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, इतनी सी बात में कोई दिक्कत नहीं। देखो अमाइलोप्लास्ट जो होता है इट स्टोर्स द कार्बोहाइड्रेट, इट स्टोर्स द कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट इज एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट जो होता है इट स्टोर्स द प्रोटीन। नेक्स्ट इज या फिर लास्ट इज इलायोप्लास्ट। देखो इलायोप्लास्ट OIL स्टोर्स ऑयल एंड फैट। बात खत्म यहीं की यहीं। अब बात आती है कि हाँ ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड्स, इसका मतलब कि ये जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं दे आर फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं दे आर फैट सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, तो आपको बताना होगा कि जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं दे आर फैट सॉल्युबल। अब अपनी बात करते हैं शुरू किसकी सर, क्लोरोप्लास्ट की। अभी जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसकी लेंथ अपनी होती है सर 5 to 10 माइक्रोमीटर और विड्थ अपनी वही 2 to 4 माइक्रोमीटर। इतनी सी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। इसके बाद क्या, इसके बाद सर इसका जो नंबर होता है क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर होता है वो क्लेमाइडोमोनास और ग्रीन एल्गी, मतलब हम बोल सकते हैं अदर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग वेराई करता है। तो क्लेमाइडोमोनास में इसका हो सकता है 1 और बच्ची कुछ ही अपनी ग्रीन एल्गी, इसके अंदर हो जाएगा सर अपना कितना, इसके अंदर हो जाएगा 20 से लेकर के 40। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये ओनली एंड ओनली मीजोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। कहने जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं दे आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स। देखो अभी जो क्लोरोप्लास्ट होता है इट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल। तो अभी जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसकी इनर मेम्ब्रेन जो होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर तो इंटरनल फोल्डिंग्स थी, इनको हमने क्रिस्टा कहा। तो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उस वो कैसी होती है, वो लेस परमेबल होती है। तो कुछ भी आगे देखने से पहले आप इसका डायग्राम समझो अच्छे से, ठीक है ना। अच्छे देखो इसका डायग्राम में अगर मैं बात करूँ तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होती है, जो कि मैंने इसकी बनाई नहीं है जिससे कि दिक्कत ना हो। देखो सबसे पहली बात इसका जो पूरा साइटोप्लाज्म, ये पूरा अपना क्लोरोप्लास्ट है। सबसे पहली बात तो ये खत्म। अब इसका ये जो साइटोप्लाज्म होता है इट इज़ नोन एज द स्ट्रोमा, इट इज़ नोन एज द व्हाट, इट इज़ नोन एज द स्ट्रोमा, ठीक है ना। अच्छा अब ये जो स्ट्रोमा होता है या फिर मैं बोल सकता हूँ जो क्लोरोप्लास्ट होता है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है ग्रेना और एक होता है स्ट्रोमा। अब ये जो ग्रेना होता है ये स्ट्रोमा के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अच्छा देखो ये जो ग्रेना होता है, ग्रेना क्या होता है, इस पर ये पाइल्स लगे हुए रहते हैं। पाइल्स मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अरेंजमेंट होता है। इस एक को हम क्या कहते हैं, इस एक को हम कहते हैं थाइलेकोइड। ये जो एक बनता है इस एक को हम कहते हैं क्या सर, थाइलेकोइड। और रिमेनिंग अपने जो होते हैं और इस कंप्लीट जो स्ट्रक्चर आता है एक पूरा निकल करके दैट इज नोन एज द ग्रेना। अब ये जो ग्रेना होते हैं दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ब्रिजेज, विद द हेल्प ऑफ ब्रिज। जिन ब्रिजेज को हम कहते हैं क्या सर, स्ट्रोमा लेमली। इतनी सी बात तो आ गई समझ में, अब आ गई समझ में। देखो अब इनकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है इट इज़ लेस परमेबल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा वाला रीजन मतलब साइटोप्लाज्म वाला रीजन, इट कंटेन्स द सेवरल एंजाइम्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अच्छा अब जब माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया था कि इसके पास सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है और जबकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर सर अपना डबल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात आती है अपनी राइबोसोम की। अभी जो राइबोसोम होता है इसकी डिस्कवरी की सर अपने किसने की, जॉर्ज पलादी ने की। कब की, 1953 में की। अब ये जो राइबोसोम होता है इसके अंदर आरएनए एंड प्रोटीन के अलावा कुछ नहीं होता। और जब मैंने आपको राइबोसोम में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आपको ये वाली बात भी पता होनी चाहिए। अब ये जो राइबोसोम होता है ये प्रोकैरियोट्स में एज वेल एज यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होता है। तो सर अपना प्रोकैरियोट्स में ये होता है अपना 70s टाइप का, और तो और सर यूकैरियोट्स में अपना होता है सर ये 80s टाइप का, ठीक है ना। इतनी सी बात पे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं है। प्रोकैरियोट्स में ये होता है 70s टाइप का
और अपने यूकैरियोट्स में ही होता है सर अपने 80s टाइप का, ठीक है ना। अच्छा, अब ये 70s वाला जो होता है 50s और 30s सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है, और ये 80s वाला जो होता है 60s और 40s सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा यार 50 और 30 तो 80 होते हैं और 60 और 40 100 होते हैं, तो जब भी इनका फॉर्मेशन होता है तो कुछ ना कुछ रह जाता है, जिसकी वजह से जो निकल करके आता है वो इसमें 70 और इसमें निकल करके आता है अपना कितना सर 80। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एस? एस का मतलब होता है अपना सिडबर्ग्स यूनिट विच इज द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एंड इट इज द इनडायरेक्टली ए मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज, एंड इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। तो इसी के साथ आपकी सारी की सारी सेल ऑर्गेनेल्स खत्म होती है, जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स थी। तो इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम साइटोस्केलेटन, फिर उसके बाद सीलिया फ्लैजिला, फिर उसके बाद थोड़ा सा न्यूक्लियस, उसके बाद थोड़ा सा क्रोमोसोम्स का हमको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रखा है। हालांकि क्रोमोसोम्स के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे रखा है, जैसे कुछ सैटेलाइट क्रोमोसोम के 1-2 बारे में लाइन, थोड़ा माइक्रो बॉडीज़ के बारे में, थोड़ा सीलिया फ्लैजिला, थोड़ा सेंट्रियोल्स वगैरह के बारे में, इन सब के बारे में हमें थोड़ा सा ओवरव्यू कर करके चलना है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो यदि आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ यार लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और आज आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने मतलब लिखा क्यों नहीं, तो यार कल क्या हुआ कि मेरे से थोड़ी गलती हो गई। एक्चुअलिटी में क्या हुआ कि मैंने पूरी की पूरी यहाँ तक वीडियो बना ली अपनी, और मुझे बाद में पता चला कि मैं वीडियो ऑन करना ही भूल गया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं दोबारा क्या मेहनत करूँगा, तो फिर मैंने सोचा कि क्या मैं इस तरह से करवा सकता हूँ। तो फिर मैंने खुद एक बार करके देखा। फिर उसके बाद अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करें, मैं दोबारा आपको पूरी की पूरी बना करके अपनी हैंड रिटन, ये भी मेरी राइटिंग ही है, लेकिन फिर भी अगर आपको साथ के साथ लिखा हुआ चाहिए तो फिर मैं दूसरी वीडियो अपलोड कर दूँगा, आप बता देंगे। थैंक यू।